आज जो टॉपिक हम लोग डील करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तुमको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोगों ने 5 पार्ट्स में बांटा हुआ था और सबसे पहला पार्ट था इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम लोगों ने खत्म कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद जो नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्लास ऑलरेडी मैंने वीडियो शूट किया हुआ है, उसका दूसरा क्लास अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पढ़ाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले तो ये कहते किसे हैं? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट अलोंग एनी पाथ। किसी भी रास्ते से अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने का जो है क्यूबिक, व्हेन इट इज ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट अलोंग एनी पाथ, किसी भी पाथ से हम उसको ला सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ठीक से समझने के लिए दो चार्ज के बारे में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला सोर्स चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज, जिसका वेरिफिकेशन या जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूं। इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट इज ए फोर्स, सबसे पहले याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फैक्ट इज व्हाट? दैट इज फोर्स। यह एक फोर्स है। कौन सा फोर्स? जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस्ड किया जाता है। कब? जब उसको इन्फिनिटी से लाया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास, किसी भी रास्ते से। तो E का वेक्टर है ये, जो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इक्वल टू F बाई Q। Q क्या है? वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको लाया गया है, और वो फोर्स क्या है? जो ये फोर्स एक्सपीरियंस किया है। तो E इक्वल टू F बाई Q, लेकिन याद रहे ये टेस्ट चार्ज है, इसीलिए Q टेंड्स टू 0 कर दिया गया है। उसका वैल्यू काफी कम है, क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा होगा तो उस फील्ड को वो फिर इफेक्टिव कर देगा। यूनिट इसका क्या होता है? सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, या फिर नहीं तो वोल्ट पर मीटर। इस दोनों को चेंज करने के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, अब हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसके दो सिचुएशन क्रिएट किए गए हैं। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज व्हेन सोर्स चार्ज इज एट ओरिजिन, ठीक है। और दूसरा क्या है? व्हेन सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। दो क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड करना है। टू फाइंड, यहां लिख देंगे, to find electric field intensity due to a point charge when, पहला केस क्या है? सोर्स चार्ज इज एट ओरिजिन। यहाँ पे इस डायग्राम के बारे में हमें सोचना है। इस डायग्राम के बारे में डायग्राम ए। तो डायग्राम ए में क्या क्या बनाया गया है? 3 एक्सियल सिस्टम है, एक्स वाई जेड। ये ओरिजिन है, इस पे सोर्स चार्ज रख दिया गया है प्लस Q, और ये टेस्ट चार्ज है जिस पर Q0 रखा गया है, और दोनों पर साइन क्या है? प्लस प्लस का साइन है। ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, उसे वेक्टर F से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? सोर्स चार्ज at origin plus Q, test charge at P Q0, और ये इसका पोजीशन है। पोजीशन ऑफ टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू R, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कि सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज R स्क्वायर यूनिट R। ये तो हम लोग जानते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूंकि हमको निकालना है, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
E इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F, ये वेक्टर दे देंगे यहाँ पे F बाय Q0, Q टेंस टू 0 है तो E इज इक्वल टू F का वैल्यू ये रखेंगे Q0 बाय Q0 R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R, Q0 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू Q बाय R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R, और करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E R इज इक्वल टू Q बाय R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। इस तरह भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये हुआ इस केस का, जब सोर्स चार्ज ओरिजिन पे रहेगा तब। इसको आप फटाफट फिल कर लीजिए। सेकेंड क्या है, व्हेन सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसके लिए भी फिर हम एक डायग्राम बनाएंगे, एक्स वाई जेड, एक हमने 3 एक्सियल सिस्टम लिया हुआ है। अब सोर्स चार्ज को ओरिजिन पे नहीं रख के एक पोजीशन ए पे हमने रखा हुआ है और टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी पे हमने रखा हुआ है Q0 को। इसका पोजीशन R1 है, इसका पोजीशन का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से पॉइंट पी का डिस्टेंस, ओरिजिन से पॉइंट ए का डिस्टेंस R1 है, ओरिजिन से पॉइंट पी का डिस्टेंस R2 है। इस तरह से ये जो डिस्टेंस है दैट वो क्या हो जाता है, वही हो जाता है पोजीशन। तो इस तरह से इस दोनों के बीच का डिस्टेंस AP है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिगर बी के बारे में, बी को डील करने जा रहे हैं। ओरिजिन क्या है, O है, सोर्स चार्ज at A, source charge at A is equal to plus Q, test charge at P is equal to Q0, position of plus Q is equal to R1, position of Q0 is equal to R2। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 कैसे हो गया, फ्रॉम द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, फ्रॉम द लॉ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। उसमें हम क्या जानते हैं, अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, और दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हो, तो तीसरा जो साइड है वो उसका रिजल्टेंट होगा जो कि ऑर्डर में नहीं है। ये हमारा थर्ड लॉ कहता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का थर्ड, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का ये स्टेटमेंट होता है। तो R2 माइनस R1 हो गया। अब इसके और इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है, कूलम्ब्स फोर्स। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा Q0 अब बाय AP का स्क्वायर यूनिट AP हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q0 बाय क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे R2 माइनस R1 इस तरह हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर देंगे, क्या हो जाएगा, Q0 बाय R2 माइनस R1, और ये इसको ब्रेक करेंगे, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 स्क्वायर है। अब इसको फाइनली क्या हो जाएगा, Q0 R2 माइनस R1, ये Q, और यहाँ पे R2 माइनस R1, और ये F इक्वल टू हो गया। तो अब E बराबर क्या हो जाएगा, तो E बराबर क्या होता है, E इक्वल टू F बाय
Q0 होता है। अब ये F का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा ये रिजल्ट, ये आ जाएगा FE इज इक्वल टू, F का वैल्यू है Q0 बाय Q0 R2 माइनस R1 का होल क्यूब, इधर R2 माइनस R1, यूनिट वेक्टर देंगे यहाँ पे, याद रखना है। और Q0 कट गया तो E बराबर क्या हो जाएगा, KQ और यहाँ पे R2 माइनस R1 का होल क्यूब और R2 माइनस R1, ये तो वेक्टर हो जाएगा ना, इसको तो मैंने ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पे ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, इसको आप फेयर कर लीजिए। अब एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स। कौन कौन ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो निर्भर करता है। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, दो फार्मूला अभी हम लोगों ने लिया है, एक तो E बराबर F बाई Q, दूसरा फार्मूला हमने लिया है E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के आधार पे हमें देखना है कि E जो है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। पहला फैक्टर, फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दूसरा फैक्टर क्या है, एप्सिलॉन नॉट, मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम और परमिटिविटी। तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। ये तीन बातों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करता है। कौन कौन वो बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ मीडियम और परमिटिविटी, और दूसरा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। अब क्या क्या होगा जरा हम देख लें इस चीज को। सबसे पहला है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर Q को हम बढ़ाते चले जाएंगे, Q को अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो E भी बढ़ता चला जाएगा। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, अगर Q बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये अगर घटेगा, ये अगर घटेगा यह भी घटेगा। याद रखना, ये अगर घटेगा तो ये भी घटेगा, वो अगर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है इसका, इट Q जो है इस पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, ये एप्सिलॉन, परमिटिविटी, E 1 बाय एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन, ये परमिटिविटी है, यानी कि मीडियम की परमिटिविटी में अगर चेंज होगा तो ये भी बदलेगा, लेकिन यह अगर बढ़ेगा तो यह घटेगा और यह घटेगा तो यह बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का मीडियम जो एयर है, अभी तो एयर है या वैक्यूम है, तो उसके लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, उसके लिए वैल्यू, इसका वैल्यू 8.854 इस तरह से कुछ होता है।
तो ये हम रखेंगे। अगर अगर मान लो उसके बीच में हम कोई एक मेटल का प्लेट रख दिया, जैसे मान लो एक टेस्ट चार्ज है और दूसरा सोर्स चार्ज है, यहाँ Q है और यहाँ पे Q0 है, यहाँ पे हमने मेटल रख दिया, मेटल रख दिया, तो मेटल का परमिटिविटी कितना होता है? मेटल का परमिटिविटी इन्फिनाइट होता है। तो इन केस ऑफ मेटल E becomes 0 ड्यू टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मेटल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि मेटल का जो परमिटिविटी होता है वो इन्फिनाइट होता है और डिस्टेंस E और R अगर बढ़ेगा तो E घटेगा, जाहिर सी बात है, डिस्टेंस बढ़ेगा। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो वो घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसलिए ये 3 फैक्टर हैं जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। इसको तुमको ठीक से समझ लेना है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के केस में क्या लिखेंगे? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ पे इसके केस में क्या लिखेंगे? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। और इसके केस में क्या लिखेंगे? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। इस तरह से ये फैक्टर हो गया। अब हम इस पर बेस्ड, अब तक जितने फॉर्मूले हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको कि हम लोगों ने अच्छी तरह से समझाया पढ़ा है, उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आएगा उसको हम लोग बनाएंगे।